Good morning, student. Today we discuss Indian economy chapter 3rd. The name of chapter liberalization, privatization and globalization. Okay. First part of the chapter you learn these three concepts easiest way. I think you proper understand of this concept. यहाँ मैं उसका कोई मीनिंग नहीं बताऊंगा, just explain in a very short word. Liberalization means free to economy. License free economy. कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए जो परमिशन लगती है वो परमिशन को रिन्यू करना या वेरी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल कराना, इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ओनरशिप by government to private sector. Transfer ownership of the enterprise by government to private sector. It is called privatization. Globalization, your economy connect to world economy. This is called of globalization. ये इंडिया और ये यूरोप, यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गुड्स होता है उसके ऊपर जो इम्पोज टैक्स लगाए जाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, उस कस्टम ड्यूटी को या तो रिड्यूस करना या तो 100% के लिए खत्म कर देना. तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम LPG इन नाम से जानते हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. Liberalization means license free. Privatization means transfer ownership. Privatization का मतलब transfer ownership. And globalization का मतलब होता है your economy connect to world economy. आज हम देखेंगे second part liberalization. दिस इज लिबरलाइजेशन. मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लर्न कर चुके हो, उनको वर्ड में देखो. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल. जो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपको पता है कि लिबरलाइजेशन चाइना में अलाउड नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता क्योंकि उन सारी प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके ऊपर गवर्नमेंट का हक है, तो वो लिबरल नहीं कहलाता है. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. आप अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल राइट है. तो सच आज अब किन किन चीजों में बात हो रही है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस imposed by the government. क्या होता है कि refer to freedom of the economy from direct physical control, industrial licensing, price control, import license imposed by government. इन सभी चीजों से गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्रीडम देना चाहती है इंडस्ट्री को. It implies greater dependence on the market of making various economic decision.
दो चीजों में गवर्नमेंट क्या करती है, प्रयास करती है। एक करती है लिबरलाइजेशन, रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है या गवर्नमेंट के ऊपर से जो भी कंट्रोल लगाया जाता है, वो उस कंट्रोल को फ्री करना, इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब लाइसेंस फ्री इंडस्ट्री। 3 वर्ड्स याद रखोगे, लाइसेंस फ्री इंडस्ट्री, इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। इट implies the greater dependence on the market for making various economic decisions. Loss and profit, this is a two part of market, loss and profit. Input and output, this is a two important part of the मार्केट, और इन्हीं के बेस के आधार पर मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्रिएट होती है। उसी डिमांड एंड सप्लाई, जब सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो मार्केट कम, डिमांड कम होगी, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो सप्लाई क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो इम्बैलेंस होता है सप्लाई और डिमांड में, कहीं ना कहीं एक जाके स्टेबल होता है, जिसे इक्वलिज्म ऑफ प्राइस कहते हैं, और वही मार्केट में चलता है, और ये मार्केट एक्टिविटी बेस है। सो वेरियस इकोनॉमिक डिसीजन, इन दो चीजों से गवर्नमेंट पूरी तरह से इकोनॉमी को फ्रीडम देती है, उस कंडीशन को लिबरलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन क्या होता था, क्या क्या जरूरी चीजें थी। भाई आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको इन बातों को समझ में आना चाहिए कि इन कौन कौन चीजों को आता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए लिबरलाइजेशन के अंदर, इसकी हमें डिटेल्स जानकारी पढ़नी है। सबसे पहले हमें देखना है फाइनेंशियल रिफॉर्म। फाइनेंशियल रिफॉर्म में उन्होंने पहला रिफॉर्म क्या, रिफॉर्म इन कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। रिफॉर्म किए, एक एक रिफॉर्म हम पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन इंप्लाइज डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन implies deregulation of industrial sector of economy। जो गवर्नमेंट से अंडर में जो रेगुलेटरी लगाई गई थी, जो लॉज लगाए गए थे, उसके ऊपर बहुत सारा कंपनी टैक्स लगाया गया था, उन सारी कंपनियों के टैक्स को कम से कम मात्रा में, कम से कम क्वांटिटी में अवेलेबल कराया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई की गई है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो और पॉइंट को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझो लेकिन समझ लो। एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, जो एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, जो किसी भी कंपनी को स्टैंड अप करने के लिए जो लाइसेंस लगता है, उस लाइसेंस को कम करने की बात कही गई। इसके लिए आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लान लाया था, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया। ये क्या है कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से लिबरलाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी। Abolishment of license requirement, expect license to alcohol and industrial explosive। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का मतलब न्यूक्लियर जो चीजें हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी बेस्ड जो प्रोडक्शन है उसको, और अल्कोहल, इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें गवर्नमेंट के परमिशन से लाइव बाहर हो गई। मतलब अब गवर्नमेंट, इस
अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो इसके लिए खासी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है, जो पहले बहुत ही हाईली जरूरत मानी जाती थी, अब उसे आजाद कर दिया गया। इंकरेजमेंट एंड impacts of the private sector, liberal tax law, tax holiday, abolishment of quotas। गवर्नमेंट क्या करती थी, कोटास लगाती थी। कोटा का मतलब क्या होता है कि रिजर्व कैटेगरी होती है। जैसे कुछ बिजनेस के लिए, जैसे इंडिया की 3 बिजनेस कैटेगरी रिजर्व है, रेलवे, पोस्ट एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर हाल ही में उसको भी बेचने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, आप देख सकते हो, पर फिलहाल तो अब उस पर अभी तक बैन लगे थे। तो 3 चीजें छोड़ के बाकी सारी चीजें उनमें वो इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री कर दिया गया। कई जगह पर टैक्स हॉलीडे दी गई, मतलब आपको छूट दी गई। हाल ही में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 महीने की टैक्स छूट दी गई, जीएसटी से छूट दी गई, बड़े इंडस्ट्री को जीएसटी से छूट दी गई। तो ये क्या है, टैक्स हॉलीडे माना जाता है। तो अबॉलिशमेंट ऑफ कोटास, लिबरल टैक्स लॉज में भी लिबरल कर दिया गया। अभी बैंकिंग को भी ये कहा गया कि आप कर्जा दे दो, आप रिटर्न की, इतनी बड़ी बैंकिंग चीजें जो हुई है, टैक्सेशन हुआ है, कर्ज दिए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। बार बार जो इंस्ट्रक्शन हमको मिलते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन लिबरल टैक्स लॉ के एग्जाम्पल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार अपनी तरफ से जो अनाउंसमेंट करती है कि हमने इतना टैक्स दिया, हमने आपको बैंक रेट, SLR, CRR जितना करना है, इसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देती है वो इंस्ट्रक्शन लिबरल टैक्स लॉ के ही बड़े एग्जाम्पल है। Large scale of industry were allowed to produce goods and services that were initially reserved only for small scale industries. Large scale industries were allowed to produce goods or services that were initially reserved for only small scale industries. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री जैसे गेल, सेल, NTPC जैसी बड़ी, रिलायंस, टाटा इन्फोकॉम, सत्यम ऑनलाइन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। उस इंडस्ट्री को हर गुड्स में प्रोडक्शन करने की परमिटेड कर दी गई थी, जो इससे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी। अब वो उनके भी ऊपर बड़ी इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कर सकती है। ये 3rd इंप्रूवमेंट हुआ। पहला क्या हुआ, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकंड, अबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कुछ चीजें उन पे एक्सपेक्ट की गई है, अल्कोहल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। Encouragement and impetus of the private sector was liberal tax, allowed the tax holidays, quotas, ये कर दिया गया। and large scale of industry को allow कर दिया गया, जो small scale industry के लिए कुछ सेक्टर रिजर्व थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 200 मतलब 200 के ऊपर सेक्टर अब बड़ी इंडस्ट्री के लिए खोल दिए गए, जो रिजर्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म किए गए। फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या आता है कि रिफॉर्म्स इन कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इन 3 चीजों में रिफॉर्म किए गए। आपको पता है कि कमर्शियल बैंक में रिफॉर्म किए गए। पहले उनमें 2 तरह की जो टैक्सेशन लगाए गए थे बैंक के ऊपर। एक नरसिम्हम कमेटी 1991 में अप्लाई की गई थी, और वो नरसिम्हम कमेटी ने बहुत तेज मात्रा पर नेशनलिज्म ऑफ बैंकिंग के ऊपर रोक लगा के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से जोर दिया गया था। बैंकों को हिदायत दी गई है, बैंक का टैक्सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में था, उसको भी पूरी तरह से
अंडर कंट्रोल करके थोड़ा गवर्नमेंट ने उसको भी ढिलाई करके बैंकों को थोड़ा सा फ्री कर दिया, उसको फ्री इकोनॉमी में इन्वर्ट कर दिया गया। सो कमर्शियल बैंकों, कई बैंकों को मर्ज किया गया जो पहले की लॉ में ऐसा नहीं था। आज 19 नेशनलाइज बैंकों को 6 नेशनलाइज बैंक में कन्वर्ट करने का हाल ही में गवर्नमेंट जो लिया हुआ डिसीजन है, ये रिफॉर्म इन कमर्शियल बैंक कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज बहुत जरूरी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जापान का अलग अलग देशों का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का मतलब होता है कंपनियों के शेयर मार्केट में बेचना या खरीदना। जो लोग कहना खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उस जो प्रोसेस होती है, जो मार्केट होती है, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। और इसको उन्होंने रिफॉर्म किया और उसमें सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया। सेबी स्मॉल एंटरप्राइज बैंकिंग लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। It refers to process of liberalizing the working of financial market, establishing various control. जो बैंकों के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगाए गए थे, वो टैक्स को कम कर दिया गया या उसको थोड़ा सा फ्री कर दिया गया। आरबीआई का जो रोल था वो 100% कंट्रोलर था। पहले तो 100% आरबीआई के अंदर परमिशन के बगैर कोई कमर्शियल बैंक अपना पत्ता भी नहीं मिल सकता था, इतनी आरबीआई की स्ट्रिक्टनेस थी। अब उसको क्या कर दिया है, रेगुलेटर की जगह पर उनको क्या कर दिया है, फैसिलिटेटर कर दिया है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है, पहला कंट्रोलर था, अब कंट्रोलर से क्या हो गया है, फैसिलिटेटर हो गया है। फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली बैंक, पहले क्या थी, कंट्रोल करने वाली बैंक। अब कंट्रोल से उनका जो रोल था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो क्या कर दिया है, फैसिलिटेटर कर दिया गया है। The need for financial reform was left to increase competition of banking sector. फाइनेंशियल रिफॉर्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया खासकर कि बैंकिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिव सेक्टर के रूप में घोषित कर दिया गया। पहले पूरी तरह से बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब उन्हें मार्केट रिस्क लेने के लिए तैयार किया गया और प्राइवेट बैंकों से कंपटीशन करने के लिए उन्हें आजादी दी गई थी। एंड फॉरेन एंड FII जो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड वाज एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। एक FII तैयार की गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उसका मुख्यालय दिल्ली में है, मेन ब्रांच दिल्ली में है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक क्या कर दिया कि अभी म्यूचुअल फंड है, पेंशन है, म्यूचुअल फंड, पेंशन का मतलब जानते हैं, जैसे पेंशन कुछ लगाई जाती है। अभी जो हाल ही में नए गवर्नमेंट का जो रूल आया है कि उसमें जो आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको कुछ अपने पैसे बचा के शेयर में लगाते हैं, मार्केट में लगाते हैं, या उसको पेंशन फंड के रूप में कवर किया जाता है। उस पेंशन फंड को जो कवर करने वाले इन्वेस्टर है उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। उन्हें 3 चीजों के लिए उनको कवर करने के लिए दिया गया है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, ये 3 चीजों को कवर करता है। एक तो मर्चेंट बैंकर जो व्यापारी बैंक है, जो म्यूचुअल फंड से, एंड पेंशन फंड एनकरेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत कुछ रिफॉर्म किए गए थे। रिफॉर्म वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू ऑन एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट आर रेफर टू द फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें आपको पता है फिस्कल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द
गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर ईयर या सिलेक्ट वन ईयर। और इस पॉलिसी को रिफॉर्म किया, मतलब 1991 में देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसमें हमने 14 दिन के लिए ही फॉरेन से कुछ गुड्स परचेज कर सकते थे, इतना ही फॉरेन करेंसी देश में बचा था। उस फॉरेन करेंसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई, उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म इज टैक्स रिफॉर्म। सिंपल बात है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहला कोई बात करती है वो है टैक्स रिफॉर्म की। आपको पता है जीएसटी थी एक टैक्स रिफॉर्म का ही एक पार्ट है, जो वन इंडिया वन टैक्स लगाया गया, जिसमें से सेल टैक्स को रिमूव कर दिया गया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टैक्स रिफॉर्म। Tax reform involve lowering tax rate and broadening of the tax base. कारपोरेशन टैक्स, अब कारपोरेशन टैक्स समझ में आ रहा है आपको? कारपोरेशन टैक्स मतलब कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया गया टैक्स। इसे निगम कर भी कहते हैं। निगम का मतलब कारपोरेशन, हिंदी में निगम है, इंग्लिश में कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। उनके मतलब कंपनी अगर 10 रुपया प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट के ऊपर कारपोरेशन टैक्स लगाया जाता है, उसको भी रिफॉर्म कर दिया गया। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपको पता नहीं होता कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो। तो रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट। देश की नेशनल मार्केट जो थी उसको कवर करने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स लाया गया, जिसका एग्जांपल आप जीएसटी भी बोल सकते हो। पहले सेल टैक्स लाया गया था, सेल टैक्स लाया गया था, और अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते जो मार्केट की इंटीग्रेटेड मतलब एक संघ मार्केट बनाने का कोशिश किया गया। आपको पता है कि 2015 में वन नेशन वन टैक्स लगाने की भी बात कही गई थी। एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया था। वो अलग अलग तरीके के हैं, आपको बताना है। तो रिफॉर्म इन डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट। द टैक्स सिस्टम हैज बीन सिंप्लीफाइड वाज वेरी अर्ली कंप्लीटेड। जो फिस्कल पॉलिसी थी उसको आजाद करने के लिए उनकी जो प्रोसेस थी सबमिशन, टैक्स सबमिशन, पहले बहुत किचकट था। अब तो कोई मोबाइल से भी कर सकता है, घर बैठे भी कर सकता है, कंपनी के पास भी जाके कर सकता है, कंप्यूटर से, स्क्रीन से, कोई भी छोटे वाले सेंटर से आप अपने टैक्स भर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, अब सिंप्लीफाइड कर दी गई है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म कहते हैं। कुछ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म किए गए, जैसे देखते हैं कि इट इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। दो तरह का है। क्या कर दिया? एबॉलिशमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्यूआर। क्यूआर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कुछ चीजों के लिए, जैसे अपने देश में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, तो शुगर देश की जरूरत को पूरा करने के बाद ही हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि 100 में से 80% जो शुगर है वो देश की जरूरत, ओन कंजम्पशन पूरा करने के लिए, कंट्रीज ओन कंजम्पशन उसको पूरा करने के लिए रखी गई है, और ओनली 20% इज रिजर्व कोटा टू एक्सपोर्ट दिस गुड। और जो बची हुई 20% शुगर है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट की जाती है, उसे क्यूआर कहते हैं, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट एंड कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसको क्या कर दिया है? अबॉलिश कर दिया गया।
पहले वो रिस्ट्रिक्शन था, अब कोई भी कुछ भी कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है, अब उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगेगी। अब उसको क्या कर दिया है, एक्सटर्नल सेक्टर को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट गुड्स, इन पर लगने वाले जो लाइसेंस थे उसको अबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दी गई। Switch over to flexible exchange rate regime, exchange rate determined by the demand and supply of the foreign exchange. From fixed exchange rate regime, exchange rate by the government. Simply बात है कि switch over the flexible exchange rate. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट समय के अनुसार जैसी एक्सचेंज रेट की जरूरत है उस रेट की जरूरत के अनुसार उसे चेंज करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दी थी। एक महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ वो डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, रुपीस की वैल्यू डाउन करना, किसके अकॉर्डिंग, फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे डॉलर की कीमत अभी 60 रुपीज 69 रुपीज है और इंडिया ने डीवैल्यूएशन करके उनको बोला कि अब डॉलर 69 में नहीं अब 75 रुपीज में आएगा, मतलब रुपीस की इंटरनल वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम करना। वन सेकेंड बता रहा हूं, इंग्लिश में बता रहा हूं। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। Okay, so with respect of foreign currency, that is the value of domestic currency fall in terms of foreign currency. This is encourage export and discourage import. अभी इससे क्या होता है, दो होता है, एक encourage export, क्योंकि अब क्या हुआ कि जो पहले हमने बेचते थे उससे हम ज्यादा पैसे देने की जरूरत, अभी हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे हम जब फॉरेन से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पहले वो 60 रुपए में डॉलर मिलता था, अब $1 का 60 रुपए, अब कितना मिल रहा है, 70 रुपए मिल रहा है। 70 की जगह पर और 10% बढ़ा दिए तो फिर 77 रुपए बन रहा है। तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इंपोर्ट करना हो तो डॉलर के मुकाबले पैसे ज्यादा देने पड़ता है। तो ज्यादा देने का मतलब क्या होता है कि वो इंपोर्ट के लिए निराशाजनक होता है और एक्सपोर्ट के लिए गुड होता है। तो डीवैल्यूएशन का मतलब मैंने समझाया कि द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सो दिस इज इनकरेज, एक तो एक्सपोर्ट के लिए इंकरेज करता है और इंपोर्ट के लिए डिस्करेज करता है। डीवैल्यूएशन प्रिवेल अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेजिम ना, ये सारे एग्जांपल उसी के हैं। सो दिस इज द ओवरऑल पार्ट of this second part of the chapter. This is liberalization, new economic policy, LPG liberalization, what type of liberalization and what type of facility available to apply position of liberalization in the market. क्या क्या चीजें थी आप इसको रिकैप कर सकते हैं अच्छे से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन होती है, गवर्नमेंट जो मार्केट एक्टिविटी है वो मार्केट बेस्ड एक्टिविटी होती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन उसको हटाए जाते हैं। अंडर लिबरलाइजेशन में डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को किया गया है, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल और एक्सप्लोजिव छोड़ के बाकी सारी सेक्टर को एबॉलिश, सारे सेक्टर में लगने वाली लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेस करने का पूरी तरह से अलाउमेंट किया गया। फिजिकल रिफॉर्म में कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके ऊपर पूरी तरह से चेंजेस लाई गई। फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म में हमने देखा था कि जो टैक्स रिफॉर्म में बुक किया गया, कॉर्पोरेशन टैक्स को लोअर किया गया, द टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड इजीएस्ट वे किया गया, एक्सटर्नल सर्कल को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कर दिए गए, उसमें
क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन क्यूआर इंपोर्ट लाइसेंसिंग पूरी तरह से खत्म कर दी गई, स्विच ओवर द फ्लेक्सिबल और एक्सचेंज रेट को रिज्यूम कर दिया गया, परिस्थिति के अनुसार वो चेंज कर सके। रुपीज को डिवैल्यूएटेड कर दिया गया, उस समय बहुत ज्यादा तीसरी बार हमने डिवैल्यूएटेड किया रुपीज को, पहले 60 में आता था, अब 69 में आ रहा है, तो रुपीज का इंटरनल वैल्यू रिड्यूस करके फॉरेन अकॉर्डिंग टू फॉरेन करेंसी के रूप में कम कर दिया गया। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट देखा है। सेकंड पार्ट को अच्छे से लर्न करें, उसके जो एक्सरसाइज दी उसको अच्छे से समझ ले और उनके आंसर लिखने की कोशिश करें। खासकर संदीप गर्ग की बुक आपको इस्तेमाल करनी है, जो बहुत जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तब तक के लिए आप इसको लर्न करें।